अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने SN2 रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दोनों के दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट हमने SN1 में डिस्कस किए थे, SN2 रिएक्शन में डिस्कस किए, वही पॉइंट, सेम पॉइंट यहाँ पे SN1 रिएक्शन में डिस्कस करने हैं। चलो जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन के अभी में भी समझ ना आए, लेकिन आगे जाके मैकेनिज्म वगैरह लिखेंगे, रिएक्शन वगैरह लिखेंगे, तब जाके इसकी समझ आ जाएगी। सही है। अब क्या कहता है कि दोज रिएक्शन या द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये असल में टाइप है किस चीज़ की? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। द टाइप ऑफ, ये असल में किस्म है किस चीज़ की? टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक किस्म है जिसमें क्या होता है? रिएक्शन इन विच CX बॉन्ड, जो CX बॉन्ड होता है फर्स्ट ब्रेक, पहले ये CX बॉन्ड टूटता है, फर्स्ट ब्रेक, पहले ये CX बॉन्ड टूटेगा, यानी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, एंड देन और फिर CNU बॉन्ड फॉर्म और दोबारा CNU बॉन्ड बनेगा। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सही हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इस तरह की रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज करते हैं SN1 रिएक्शन से हम इसको SN1 रिएक्शन भी कह लेंगे या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये दोनों ही वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है, थर्ड रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपने लाजमी याद करना है। रिएक्शन और मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सही है। रिएक्शंस आपने यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेना है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये वाली चीज़ टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है। ये वाली चीज़ जिसमें 3 हैलोजन लगे, 3 कार्बन एटम लगे हों, उस कार्बन एटम के साथ जहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, जहाँ पे कौन सी चीज़ लगी हो? ब्रोमीन लगी हो। सही है। उसको हम कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब आपने इसका रिएक्शन करवा देना है KOH के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब होगा क्या कि ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है? OH नेगेटिव जो होता है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा होता है। सही। हमने कहा था कि ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। सही हो गया। अब ये वाली चीज़ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगी तो सबसे पहला काम ये होता है कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल निकलना है और इसकी जगह पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल आना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए सेम काम यहाँ पे होना है। CH3 बाकी सेम एज इट आएगा और Br की जगह पे उतर के OH लग जाएगा और हमारे पास यहाँ पे KBr बन जाएगा। सही है। हमारे पास आ गया। ये सिंपल सा रिएक्शन है। बुक के अंदर ये रिएक्शन नहीं दिएगा, लेकिन कम से कम रिएक्शन ये लाजमी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इससे ही नीचे मैकेनिज्म बनाना है। चलिए जी, मैकेनिज्म बनाने लगे हैं। मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही है। अगर मैकेनिज्म आप नहीं लिखते तो आपके 2 नंबर जाएंगे। सही है। ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, सारी चीज़ें लिख दें। सही। सिर्फ मैकेनिज्म नहीं लिखते तो आपके 2 नंबर एग्जामिनर काट लेगा। सबसे पहला काम ये होता है कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये वाली चीज़ असल में अल्कोहलिक होता है। ये कौन सी चीज़ होती है? अल्कोहलिक KOH होता है। अल्कोहलिक KOH को तैयार करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने अल्कोहल लेनी है, अल्कोहल के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देना है। ये अल्कोहल के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, उसको हम चीज़ को कहेंगे अल्कोहलिक KOH। सही। सबसे पहला काम ये होता है कि आपका KOH इस तरह कुछ आयोनाइज हो जाता है, K+ में और OH नेगेटिव में।
सही है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पैदा हो गया। हमने कहा था जी न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, इस चीज को हम न्यूक्लियोफाइल का नाम दे रहे होते हैं। सही है, न्यूक्लियोफाइल पैदा हुआ। अब फर्स्ट स्टेप में ये होता है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा, ये वाली चीज आपके पास, ये वाली चीज आई, इसको कहते हैं जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में सिंपल सा काम होना है कि आपके पास ये CH3 और एक CH3 ये लगा हुआ है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। सही है, और जैसे ही ब्रोमीन, पहले स्टेप में आपका ब्रोमीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है और बाहर की तरफ निकल जाता है, और यहां बनेगा Br नेगेटिव, और यहां पे कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। सही है, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ ये वाली बाकी बन जाएगी, CH3 और यहां पे भी CH3। और ये जो चीज बनी है ना, इस चीज को हम नाम देते हैं कार्बोकैटाइन, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटाइन का नाम देते हैं। सही है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसे हम कहेंगे कार्बोकैटाइन। सही है, कार्बोकैटाइन। ले जी, ये वाली चीज पहले स्टेप में हमने क्या काम किया, ये चीज सीखने वाली है। पहले स्टेप में आपका सिर्फ और सिर्फ हैलोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेने, यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेके इसने बाहर की तरफ निकल जाना है। अब इलेक्ट्रॉन से हैलोजन, आपको एक बात याद रखने वाली है कि जब भी एक बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे ही हैलोजन यहां से निकलेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज्यादा होती है। यह इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, देगा कभी भी नहीं निकलेगा। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है। पहले स्टेप में क्या हुआ जी, ब्रोमीन निकला है, न्यूक्लियोफाइल निकला है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आपका दोबारा फिर ऐड होने जा रहा है। सही है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब होना क्या है कि OH नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक करना है। अटैक करने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो कुछ ये वाली होगी, हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो कुछ ये वाली होगी, CH3 और यहाँ पे OH। ले लीजिए, पूरा का पूरा आपका रिएक्शन हो गया है। अब हुआ क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ये असल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसकी सब्स्टिट्यूशन होनी है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला है। दूसरे स्टेप में हमने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ऐड किया है। इसी चीज़ को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम दे रहे हैं। सही है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो देखें जी, स्टेप कितने रिएक्शन के, ए पहले स्टेप और दूसरा स्टेप। सही है, यूनिमोलिकुलर का मतलब ये होता है, मोलिकुलरिटी होती है कि किसी भी कंपाउंड या केमिकल रिएक्शन के जो स्लो स्टेप होता है ना, उसमें कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जो स्लो स्टेप होता है ये वाला होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा होता है। तो इसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर है। और ये याद रखिएगा, ये वाला स्लो स्टेप होता है और ये वाला फास्ट होता है। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है ये वाला स्लो क्यों होता है और ये वाला फास्ट क्यों होता है, ये वाला स्टेप स्लो क्यों है और ये वाला फास्ट क्यों है, वाई, रीजन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहां पे बॉन्ड टूट रहा है, टूटने के लिए कुछ ना कुछ उसको दिक्कत होगी, इसको अपना इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए दिक्कत होगी। सही है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बनेगा ये वाली चीज। सही है, अब ये जब आपस में जुड़ते हैं ना, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये तो जैसे वो अट्रैक्ट करेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। मतलब क्या है कि ये वाली चीज बनना थोड़ा सा मुश्किल है और ये वाली चीज बनना, ये वाला रिएक्शन, ये वाला स्टेप होना बिल्कुल आसान है। सही, इसलिए ये वाला स्लो स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं ना, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अब कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं स्लो स्टेप में, एक, इसलिए हम कहते हैं ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं। तो ये हमने नीचे जाके एक पॉइंट बना के लिखना भी है। चले, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दें, जो हेडिंग देनी है स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कौन सी चीज बनती है, कार्बोकैटायन, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल दोबारा फिर ऐड होगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। इट इज दिस रिएक्शन, हमने ऊपर से रिएक्शन देख देख के सारी चीजें अब लिखनी है।
दिस रिएक्शन इज consist of टू स्टेप, ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। सही, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, फर्स्ट जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, पहला स्टेप स्लो होता है वाइल जबकि सेकेंड स्टेप इज फास्ट, सेकेंड स्टेप इज फास्ट, जबकि दूसरा जो स्टेप है ये थोड़ा सा कदरे फास्ट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फ़ायदा क्या होता है। हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्यों निकालते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्यों निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आप रिएक्शन देख के, अगर आपको रिएक्शन के ऑर्डर का पता हो ना, आप रिएक्शन की स्पीड बता सकते हैं। सही है। आज जिस तरह आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था ना, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है जी, जितने शुरू में रिएक्टेंट होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड होगी रिएक्शन की। और वो जो लॉ दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ किन रिएक्शन के लिए था? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिलकर दोबारा फिर रिएक्टेंट बना देते थे। और अब ये वाला जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। किन रिएक्शन के लिए? इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर स्पीड मालूम करनी पड़ जाए तो हम वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब मुझे खुद देख के बताना है, ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी स्पीड से रिएक्शन होगा, इन दोनों में से किस स्टेप पे डिपेंड करेगा? ये असल में डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। अगर स्लो स्टेप थोड़ा तेजी से होना शुरू हो जाए, यहाँ पे तो क्या काम होना है जी, आपका ये वाली 2 चीज़ें आपस में मिलनी है, मिलने के बाद आपके पास ये वाली चीज़ बन जानी है। सही है। मतलब क्या है कि अगर ये वाली चीज़ आसानी से बन जाती है, ये वाली चीज़ जितनी जल्दी इस चीज़ में चेंज होगी, आगे ये वाली तो बिल्कुल आसानी से आगे की तरफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। सही है। सिंपल सी बात, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये एक बंदा खड़ा किया हुआ है, ईंटें पकड़ानी है। मैं कहता हूँ ये एक बंदा है, अब ईंटों की रफ्तार मैंने चेक करनी है। कौन सा बंदा यहाँ से ये ईंटें वगैरह उठा के जल्दी से आगे की तरफ पहुँचा देगा? सही है। कौन सा बंदा यहाँ से ईंटें उठाएगा, आगे तरफ पहुँचाएगा? अगर ये वाला बंदा 1 मिनट के अंदर 80 ईंटें उठा सकता है, ये पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ सपोज किया ये भी 80 ईंटें पड़ी हुई हैं, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ पर इस बंदे ने पकड़ानी इसको, इसने पकड़ानी इसको, और ये आपका 1 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाएगा। यही है ना। अगर मैं कहता हूँ जी ये बंदा 1 मिनट के अंदर 80 पकड़ा सकता है, लेकिन ये वाला बंदा 20 पकड़ा सकता है, अब क्या होगा? अब ये वाली जितनी स्पीड लगाएगा उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं है, उसने तो उतनी स्पीड ज़्यादा लगा देनी है। सारे के सारे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? अब स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? अगर ये 30 पकड़ाएगा तो स्पीड तेज़ हो जाएगी, अगर ये कम पकड़ाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। सही। सेम काम है जी, ये वाली चीज़ स्लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि टोटली इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था। सही है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखनी है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट होता है, इज ओनली डिपेंड ऑन द, किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ये जो अल्काइल हैलाइड है इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। चलिए जी, यही बात मैं लिखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसलिए है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि K इज इक्वल टू अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ही लिखूँगा। सही है। और ये कौन सा रिएक्शन होगा? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ये मॉलिक्यूलैरिटी। हेडिंग दें मॉलिक्यूलैरिटी। अगर मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की मैं देखूं, क्या मॉलिक्यूलैरिटी है? यहाँ पे देखें, हमेशा मॉलिक्यूलैरिटी होती है स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होते हैं ना, वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी है। यहाँ पे चेक करें,
स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं? एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? इसलिए हम कहते हैं जी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? यूनिमॉलिक्यूलर। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है इज 1, ये हमेशा 1 होगी। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैकेनिज्म, रिएक्शन और एक ये वाला नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट बनेगा किस तरह। अच्छा, 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं रिटेंशन, वर्ड यूज करते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, एक होता है इन्वर्जन, इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन, रिटेंशन का मतलब होता है बरकरार रखना, बरकरार रखना। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्ट, इन्वर्टेड से निकला है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है उल्ट। अब देखें इस रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो आपका अल्काइल हैलाइड किस साइड पे लगा हुआ है? इस कार्बन एटम के राइट साइड पे। यहां पे भी अल्काइल हैलाइड कहां पे लग रहा है? राइट साइड पे। अगर तो यही केस हो, इसको कहते हैं ये रिटेंशन हुई है, बरकरार है, राइट साइड पे लगा है, यहां पे आता है तभी राइट साइड पे। लेकिन क्या हो सकता है जी, आपका जो रिएक्शन है ये दोनों साइडों पे लग सकता है। मसलन अब मैं ये वाली चीज दोबारा फिर लिखूंगा, अगर आपका कार्बोकैटायन बन जाता है, कार्बोकैटायन है ये वाला, सही है, ये वाली चीज हमारे पास कार्बोकैटायन होती है, सही। इस कार्बोकैटायन के दोनों तरफ से OH नेगेटिव अटैक कर सकता है। OH नेगेटिव इस साइड से भी अटैक कर सकता है, OH नेगेटिव अगर चाहे तो इस साइड से भी अटैक कर सकता है। और हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? एक तो हमारे पास ये वाला बन सकता है, यहाँ पे OH लग जाएगा और साथ में OH CH3 और CH3। अब यानी कि यहाँ पे 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है और 50% इन्वर्जन। इन्वर्जन किस लिहाज से? अगर तो ये वाली चीज रहती, यहाँ पे देखें ब्रोमीन किस साइड पे लगा हुआ है? राइट साइड पे। यहाँ भी चेक कर ले, आने वाली चीज कहाँ पे लगी है? राइट साइड पे। इसको कहेंगे ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। ये कौन सा है? रिटेंशन, रिटेंशन। और ये कौन सा होगा? अब यहाँ पे अगर देखें ब्रोमीन लगी हुई है राइट साइड पे, यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे लग रहा है? लेफ्ट साइड पे। इसे हम कहते हैं इसको इन्वर्जन। क्या नाम देते हैं? इन्वर्जन। और इसकी कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसकी भी 50% पॉसिबिलिटी है और इसकी भी 50% पॉसिबिलिटी है। सही, यही बातें मैंने थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर लिखने लगा हूँ। सही, क्या होता है? चलिए व्हेन, जब न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है, इस चीज को हमने नाम देखे क्या दिया हुआ है? कार्बोकैटायन। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे रिएक्ट करता है तो 50% पॉसिबिलिटी है। सही है। व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है ऑन किस चीज के ऊपर? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पर करता है, देन तो फिर ये काम होता है, देन 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट आर फॉर्म, इन्वर्जन, एंड 50% रिटेंशन प्रोडक्ट आर फॉर्म, 50% वो बनते हैं, आधे वो बन रहे होते हैं, आधे वो बन रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड चेक करके मुझे बताइए कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड की नेचर देखी जाए तो हमेशा जो SN1 रिएक्शन देते हैं वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। कौन से होते हैं? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सही, वो भी बताता हूँ। टर्शरी अल्काइल हैलाइड ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं SN1 रिएक्शन में, दूसरे क्यों नहीं होते? टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव SN1 रिएक्शन।
चले जी, एक बात आ गई है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी क्यों नहीं इस्तेमाल होते यहाँ पे। एक बात याद रखिएगा, ये जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये वाला CH3 जो ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सही है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अच्छा, अब देखें यहां से पहले स्टेप में कौन सी चीज बनी है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को गौर करने से कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाले जो ग्रुप लगे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देते हैं, सही है। अगर जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, सही है। अब कहें जी प्राइमरी क्यों नहीं यूज कर सकते? प्राइमरी में आपको पता है कि ये चीज चेक करें, H H H, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, पॉजिटिव बनेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज को नहीं डोनेट कर सकते। और एक और चीज मैं बताऊंगा जो और ज्यादा स्टेबलाइज करती है, ये तो करते ही करते हैं ना, एक और भी चीज होती है जो स्टेबलाइज कर देती है, वो चीज चेक करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए जी? यहां पे अमूमन पोलर सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। कौन से सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, सही है। पोलर, अच्छा पोलर क्यों? अब इसका इस्तेमाल, पोलर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शंस। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? रीजन व्हाई? अच्छा, आपको पता होगा पोलर सॉल्वेंट हम किसको कहते हैं? बस अब पानी पोलर सॉल्वेंट है, पानी के ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव, सही है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा हो रहा है? पॉजिटिव। अब जो ऑक्सीजन एटम होता है ना सॉल्वेंट का, सही, जो भी नेगेटिव सिरा होगा वो यहाँ पे अपने आप को ना इसकी साइड पे कर लेगा, सही है। इसकी साइड पे करके पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव और इसके साथ थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और ज़्यादा, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन वरना पॉजिटिव चार्ज इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं। ये मैं कहूँ ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं, इतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है, लेकिन हम कंडीशंस वगैरह दे के स्टेबलाइज कर लेते हैं थोड़ी बहुत। सही, स्टेबलाइज हुआ, इसके बाद हमने OH डालने के बाद रिएक्शन हो जाएगा, सही है। था जी हमारे पास SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन सॉरी। अब आपको अगर एग्जाम के अंदर ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में इस टॉपिक से बाज़ दफ़ा इस तरह भी कह देता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 में और SN2 रिएक्शन में फ़र्क लिखें। फ़र्क कम अज कम जो मेन पॉइंट है ना, आपने डेफिनेशन लाजमी लिखनी है, रिएक्शन और मैकेनिज्म, ये 3 पॉइंट लाजमी लिखने हैं। अगर 3 पॉइंट नहीं लिखते, बाकी बेशक आप सारा लिख दें, ऊपर से शुरू करें, हमने कम से कम 10 का हेडिंग दे दी होंगी, सारा लिख दें, कोई नंबर नहीं, 2 नंबर काटेगा मैकेनिज्म के सिर्फ। और इसमें जो अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, वो आपका मैकेनिज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ चुका है, ये वाली चीज़ पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ चुकी है। वो कहता है राइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख दे, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे। ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लास्ट में हमने वो डिस्कस किया। आज ये सही, दोनों में डिफरेंस करना सीख लीजिएगा, वही पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये चेक कर लीजिए कितनी हेडिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेडिंग बन गई हैं, बहुत है इतनी, सही है। कम अज़ कम आपने एग्जाम के अंदर 6 तो लिखा नहीं है ना, जिसमें से मैकेनिज्म रिएक्शन और डेफिनेशन लाजमी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिखते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।